Reliable news analysis. I am Dr. Ashok Kumar. I am going to start a poem of class 10 English. The title of the poem is Fire and Ice. This poem has been composed by Robert Frost. Robert Frost was a great environmentalist poet. He was fond of natural beauty, and Robert Frost was very much concerned with environmental pollution. एनवायरमेंट पॉल्यूशन जिस प्रकार से बढ़ती चली जा रही है, उससे पोएट काफी चिंतित था, काफी परेशान था। और पोएट ने इस दुनिया के अंत होने के संबंध में जो कयास लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, उसका जिक्र इस पोएम में करता है। पोएट ने इस पोएम को मेटाफोरिकली कंपोज किया है। और फायर हैज बीन इक्वेटेड विथ डिजायर, यानी फायर की तुलना डिजायर से, लोगों की इच्छाओं से किया है। और आइस हैज बीन कंपेयर्ड विथ हेट्रेड, यानी आइस की तुलना घृणा से की है। द पोएट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द वर्ल्ड विल एंड इन विथ फायर। सम पीपल से, द पोएट सेज दैट सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड विथ फायर, यानी आग से इस दुनिया का अंत होगा। द पोएट हैज कंपेयर्ड फायर विद डिजायर, यानी लोगों की इच्छाएं जिस प्रकार से बढ़ती चली जा रही है, तो इसका परिणाम होगा कि एक ना एक दिन लोगों की इच्छाओं के चलते सामाजिक कलह, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, वार होगा, और इससे ये दुनिया खत्म हो जाएगी। यानी इसके लिए डिजायर, जिसको पोएट ने फायर टर्म के रूप में यहां यूज किया है, तो द पोएट सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन विथ फायर, यानी सम पीपल से, द पोएट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड विथ फायर। दूसरी तरफ पोएट का कहना है कि देयर इज एन अनदर स्कूल ऑफ थॉट दैट द वर्ल्ड विल एंड विथ आइस, आइस हैज बीन इक्वेटेड विथ हेट्रेड, यानी दुनिया का अंत कैसे होगा, तो हेट्रेड से होगा। हेट्रेड से, हेट्रेड की तुलना पोएट ने आइस से की है। यानी वर्ल्ड का एंड हो सकता है दो कंडीशन से, एक हो सकता है फायर से और दूसरा हो सकता है आइस से। फायर की तुलना पोएट ने की है डिजायर से, और आइस की तुलना पोएट ने की है हेट्रेड से, घृणा से। यानी डिजायर में भी और घृणा, डिजायर मतलब इच्छा, तो लोगों की इच्छाएं जिस प्रकार से बढ़ रही है, उसका भी परिणाम युद्धों के रूप में हो सकता है, और जिसकी परिणति संसार के अंत के रूप में हो सकती है। दूसरा हेट्रेड, घृणा, लोगों में पारस्परिक घृणा इस प्रकार से बढ़ रही है, जिसकी परिणति भी युद्धों के रूप में हो सकती है, और इस दुनिया का अंत हो सकता है। तो पोएट कहता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेडिक्शंस ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड। द पोएट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सम से इट विल एंड इन फायर, यानी दुनिया का अंत फायर से होगा। अकॉर्डिंग टू अदर्स इट विल एंड इन आइस, यानी अदर ओपिनियन है कि दुनिया का अंत आइस से होगा। द पोएट इक्वेट्स डिजायर विथ फायर एंड हेट्रेड विथ आइस, एंड द पोएट इज ऑफ द ओपिनियन दैट बोथ आर ग्रोइंग विथ सच अ रैपिड स्पीड, यानी फायर और आइस दोनों काफी तेजी से इस दुनिया में बढ़ रहा है। फायर और आइस दोनों इस दुनिया में इतना तेजी से बढ़ रहा है कि इसकी परिणति कभी भी वर्ल्ड के एंड के रूप में होगी। द वर्ल्ड विल पेरिश इधर वे इन फायर और इन आइस, द पोएट सेज। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट दो अनुमानों की ओर संकेत करता है कि संसार का अंत कैसे होगा। रॉबर्ट फ्रोस्ट कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत आग से होगा, दूसरी तरफ पोएट कहता है कि कुछ लोगों का कहना है कि इसका अंत बर्फ में होगा। लेकिन पोएट कहता है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, यानी सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि फायर से होगा, कुछ लोग कहते हैं कि हेट्रेड से होगा, आइस से होगा।
लेकिन पोएट का खुद का जो एक्सपीरियंस है, पोएट कहता है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने जो इच्छाओं का फल चखा है, मैंने जो डिजायर का रिजल्ट देखा है, मैंने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कह सकता हूं कि आई एम इन द फेवर ऑफ फायर, कि वर्ल्ड का एंड फायर से होगा। यानी पोएट फायर से वर्ल्ड का एंड होगा, इस बात के पक्ष में है। और ये बात पोएट कह रहा है कैसे? तो पोएट कहता है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने जो डिजायर का फल चखा है, मैंने जो इच्छाओं का फल चखा है, यानी लाइफ में पोएट ने जो एक्सपीरियंस किया है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर पोएट कह रहा है कि मेरा समर्थन उन लोगों को है कि जो लोग कहते हैं कि फायर के चलते, यानी डिजायर के चलते वर्ल्ड का एंड होगा। लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ में पोएट कहता है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर ये दुनिया को दो बार नष्ट होना हो, अगर दुनिया को दो बार नष्ट होना हो, पेरिश मतलब स्पॉइल, डिस्ट्रॉय होना, तो पोएट कहता है कि अगर ये दुनिया को दो बार खत्म होना हो, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो पोएट कहता है कि मैं हेट को भी, नफरत को भी, नफरत यानी हेट जिसकी तुलना आई से की गई है इस पोएम में, पोएट कहता है कि मैं नफरत को भी पर्याप्त रूप से जानता हूं, और अगर दुनिया को दो बार नष्ट करना हो तो नफरत में भी, हैट्रेड में भी इतनी शक्ति है कि वो इस दुनिया का खात्मा करके रख देगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर ये दुनिया को दो बार नष्ट होना हुआ, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं हेट को, मैं नफरत को पर्याप्त रूप से जानता हूं, और टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ग्रेट एंड वुड सफिश, आइस भी इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए मतलब सफिशियंट है, सफिश मतलब सफिशियंट यानी पर्याप्त है। हेट्रेड में भी यानी आइस में भी पर्याप्त शक्ति है कि इस दुनिया का वो अंत कर सके। तो इस तरह से पोएट दो अनुमानों की तरफ संकेत करता है। अब जरा फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर हम लोग गौर करते हैं कि सबसे पहला राइम स्कीम, तो देखिए फर्स्ट लाइन का एंड होता है फायर, फायर से, तो इसको अगर ए मानते हैं तो सेकेंड लाइन का एंड होता है आई से, तो ये ए से ए के अनुसार नहीं मैच करता है यानी बी, तो ए बी। अब देखिए डिजायर, ये भी फिर पहले लाइन से मैच कर रहा है, इसलिए हो गया ए बी ए। अब देखिए फिर यहां पर फायर आ गया फोर्थ लाइन में, तो हो गया राइम स्कीम क्या हो गया इस पोएम का, ए बी ए ए, ए बी ए ए, इस पोएम का राइम स्कीम हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जिसका प्रयोग हुआ इस पोएम में, और वो है एलिट्रेशन। तो इन द प्रीवियस एपिसोड वी हैड डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन, एंड एलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच a consonant sound is repeated in nearby words। कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीटेशन को एलिट्रेशन कहा जाता है, या इसको दूसरे रूप से डिफाइन कर सकते हैं कि एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग और ऑफ टू और मोर कंसिक्यूटिव क्लोजली फेसिंग वर्ड्स, यानी कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीटेशन नियर बाई वर्ड्स में रिपीटेशन को एलिट्रेशन कहा जाता है। तो देखिए सम का यस और से का भी यस, दोनों सेम साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए ये एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन जो है हिंदी में काफी आकर्षक रूप से समझा जा सकता है। छपरा में छब्बू के छप्पर पर छा चुचुंदर 6 दिनों से छू छू कर रहा है, हर जगह छ का रिपीटेशन हो रहा है। यहां भी देखिए सब एस का रिपीटेशन हो रहा है सम से, तो एस यहां भी एस। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच वी हैव नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा। एनाफोरा का डेफिनेशन है कि द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कंसिक्यूटिव लाइन्स, रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कंसिक्यूटिव लाइन्स। तो देखिए सम से, पहले लाइन का भी स्टार्ट हो रहा है सम से और सेकेंड लाइन का भी स्टार्ट हो रहा है सम से, तो 2 लाइन का स्टार्टिंग सेम वर्ड से है, सम से
तो इस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है एनाफोरा। फिर से देखिए एनाफोरा का डेफिनेशन कि एन एनाफोरा इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंसिक्यूटिव लाइन्स, दो या दो से अधिक लगातार लाइन में अगर सेम वर्ड का रिपीटिशन होता है तो इसको एनाफोरा कहा जाता है। यहां पर हम लोग के पास सम से दोनों लाइन में, फर्स्ट लाइन का स्टार्टिंग हो रहा है सम से है और सेकेंड लाइन का स्टार्टिंग हो रहा है सम से, तो इसलिए ये एनाफोरा है। अब देखिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है वो है इंजैम्बमेंट। इंजैम्बमेंट इंजैम्बमेंट का तात्पर्य एक ऐसे फिगर ऑफ स्पीच से है जिसके अंतर्गत टू और मोर लाइन, एक ही लाइन जो है टू और मोर लाइन में रन करता है, यानी विदाउट पंक्चुएशन मार्क। तो जब दो या दो से अधिक लाइन में एक ही सेंटेंस रन कर रहा होता है, तो देखिए सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यहां पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है, और दूसरा लाइन शुरू हो गया सम से इन आइस, यहां फुल स्टॉप है। तो टू लाइंस जो है रन कर रहा है विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स, तो इस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है इंजैम्बमेंट। यानी जब दो या दो से अधिक लाइंस में एक ही सेंटेंस रन कर रहा हो विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तब इसको कहा जाता है एनाफोरा। ठीक है। और नेक्स्ट जो है एसोनेंस, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है वो है एसोनेंस। एसोनेंस का तात्पर्य एक ऐसे फिगर ऑफ स्पीच से है जिसमें रिपीटिशन ऑफ अ भावेल साउंड टेक्स प्लेस, भावेल साउंड का रिपीटिशन होता है। तो देखिए इस लाइन को तो विल एंड इन फायर, देखिए यहां सब से विल एंड इन फायर, यहां विल का आई और इन का आई और फायर का आई, तो आई भावेल साउंड है, आई भावेल साउंड आई का रिपीटिशन हो रहा है, इसको कहा जाता है एसोनेंस। एंड एसोनेंस is a figure of speech in which a vowel sound is repeated in nearby words। फिर से समझिए, अगर भावेल साउंड का रिपीटिशन आसपास के शब्दों में होता है तो इस भावेल साउंड के रिपीटिशन को एसोनेंस नामक फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। With this we are going to finish this poem. Thank you.